हैं भाई? 5 तरीके के किंगडम होते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने बोला इस दुनिया में 5 तरीके के किंगडम होते हैं। 5 तरीके के किंगडम कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, ठीक है, एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंगस, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। तो कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में? 5 तरीके के, मतलब 5 किंगडम होते हैं। अब जो मोनेरा किंगडम होता है, किसका किंगडम होता है? बैक्टीरिया का। किसका किंगडम होता है? बैक्टीरिया का, ठीक है। प्रोटिस्टा किसका किंगडम होता है? अमीबा का। किसका किंगडम होता है? अमीबा का। फंगस पता है किसका किंगडम होता है? ईस्ट का। प्लांट पता ही है, एनिमल पता ही है। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था मोनेरा। किसके बारे में पढ़ा था हमने? मोनेरा के बारे में। तो हमने पढ़ा था मोनेरा जो होते हैं इस दुनिया में वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। तो इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने कि बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो बैक्टीरिया अर्थ पे पहली बार आए थे, तो उनका नाम क्या था? आर्की बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया थे जो अर्थ पे बाद में आए थे, तो उनका नाम क्या था? यू बैक्टीरिया। तो 2 तरीके के बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की वो बैक्टीरिया थे जो ओल्ड थे। कैसे थे? ओल्ड थे। और यू बैक्टीरिया वो थे जो न्यू थे। जो कैसे थे? न्यू थे। फिर इसके अंदर भी हमने डिटेल में पढ़ा कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। बातें मत करो भाई, इसके बाद जरा ध्यान दो। फिर हमने स्टार्ट करा प्रोटिस्टा। क्या स्टार्ट करा? प्रोटिस्टा। तो इसको थोड़ा मुझे ठीक से बताना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट क्लास में जो प्रोटिस्टा है इसी के बारे में मैंने डिस्कस करा था, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। प्लस ये यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं, पर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इस दुनिया में प्रोकैरियोट अकेला एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या होता है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट कौन होता है? बैक्टीरिया। इसमें मैंने डिफरेंस ये बताया था, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और जिनके डीएनए पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। तो बताओ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? और जिन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी कराऊंगा जब, ठीक है, जब अभी कराऊंगा, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बताया? प्रोकैरियोट जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोट जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो पहले ये बताओ कितने तरीके के किंगडम इस दुनिया में? कौन कौन से? हाँ, मोनेरा, हाँ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। 5 किंगडम समझ में आया कौन से? 5 किंगडम में कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है? मोनेरा, और प्रोटिस्टा अभी चल रहा है। प्रोटिस्टा भी चल रहा है। हमने पढ़ा प्रोटिस्टा जो होते हैं, इस प्रोटिस्टा की एक क्लासिफिकेशन होती है जिसमें 3 प्रोटिस्टा आते हैं। कितने प्रोटिस्टा आते हैं? 3। तो हमने पढ़ा पहला प्रोटिस्टा होता है जो फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। तो तुम्हें यही याद करना है, जितने भी बच्चे आ जाए उनको यही याद करना है। प्रोटिस्टा कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक। दूसरा प्रोटिस्टा होता है डीकंपोजर। कौन सा होता है? डीकंपोजर। और तीसरा प्रोटिस्टा होता है, उसका नाम होता है प्रोटोजोन्स। कौन सा होता है? प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गई किसकी? प्रोटिस्टा की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में कौन आता है भाई? तो इसमें आता है सबसे पहले क्राइसोफाइट। कौन आता है? क्राइसोफाइट्स। दूसरा कौन सा आता है इसमें? डाइनोफ्लैजिलेट्स। कौन आता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो यहां पे आएगा डाइनोफ्लैजिलेट, जिनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेटेड्स या डाइनोफ्लैजिलेट। तो इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। तो ये दोनों तो हो चुके हैं, क्राइसोफाइट्स भी हो चुका, डाइनोफ्लैजिलेट भी हो चुका। तो यूग्लेनॉइड्स आज कौन सा पढ़ना है हमें? यूग्लेनॉइड्स, यूग्लिना, ठीक है। इसके बाद डीकंपोजर में कौन आता है? स्लाइम माउल्ड। कौन आता है? स्लाइम माउल्ड। और प्रोटोजोन्स में कौन कौन आते हैं? तो इसमें आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। और कौन सा आता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, और लास्ट स्पोरोजोन्स, लास्ट स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो अमीबॉइड के पास मूवमेंट के लिए क्या होता है? सूडोपोडिया। सिलिएटेड के पास मूवमेंट के लिए क्या होता है? सीलिया। फ्लैजिलेटेड के पास मूवमेंट के लिए क्या होता है? फ्लैजिला। और स्पोरोजोन्स के पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। हाँ,
नहीं करता मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, सेल की मूवमेंट से जो कर पाया, वैसे कोई मूवमेंट नहीं करता। तो सबसे पहले जो नहीं आए तो ये चार्ट याद करो। क्या प्रोटिस्टा कितने टाइप्स के होते हैं? फोटोसिंथेटिक, डीकंपोजर और प्रोटोजोन। फोटोसिंथेटिक कौन कौन से होते हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ठीक है। डीकंपोजर कौन होता है? स्लाइम माउल्ड। और प्रोटोजोन्स कौन होते हैं भाई? अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। चलो भाई, तो जल्दी याद करो इतना, ठीक है ना? उधर से लाइट आ रही है। किसको याद हो गया? इधर ध्यान दो सारे बच्चे। तो हमने क्लासिफिकेशन देखी किसकी? प्रोटिस्टा की, ठीक है। तो प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहली क्लासिफिकेशन देखी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। कौन सा प्रोटिस्टा देखा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पहला वाला तो हो चुका है, दूसरा वाला भी हो चुका है। तो आज हमें थर्ड पढ़ना है जिसका नाम है यूग्लिनोइड्स। क्या नाम है? यूग्लिनोइड्स। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं इसमें सबसे पहली लाइन आती है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। कौन से प्रोटिस्ट है? फोटोसिंथेटिक, क्योंकि कैटेगरी इनकी क्या होती है? फोटोसिंथेटिक। तो इसमें लिखोगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं ये, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो यूग्लिनोइड्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, जो यूग्लिना होता है ये मोस्टली, ठीक है, ये मोस्टली पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। मोस्टली कहां पाया जाता है? फाउंड होता है ये फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर होता है जो खारा पानी नहीं है, साफ पानी है। तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, एंड स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट कौन सा पानी होता है भाई? स्टैग्नेंट कौन सा पानी होता है? नहीं, स्टैग्नेंट होता है ठहरा हुआ। स्टैग्नेंट कौन सा पानी होता है? ठहरा हुआ पानी, ठीक है। तो ये कहां पाया जाता है? मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। तो स्टैग्नेंट वाटर अपने आप तो बहेगा नहीं। जो पानी एक जगह पे ठहरा हुआ है उसका मतलब वो चारों तरफ से बंद है, तो मतलब वो अपने आप बहेगा नहीं। तो अपने आप बहेगा नहीं तो ये अपने आप तैरेंगे, अपने आप तैरेंगे। तो अपने आप जो तैर सकता है उसे एक्टिव स्विमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिव स्विमर। तो यहाँ पे लिखा जाता है मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर एंड दे आर एक्टिव स्विमर, दे आर एक्टिव स्विमर, दे आर एक्टिव स्विमर। तो ये एक्टिव स्विमर होते हैं, एक्टिव स्विमर होते हैं, दे आर एक्टिव स्विमर, ठीक है। तो दे आर एक्टिव स्विमर, ठीक है। तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर एंड दे आर एक्टिव स्विमर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें फिर आगे के पॉइंट लिखें तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे कि जो यूग्लिना होता है उसके स्ट्रक्चर में आप सारे बच्चे ध्यान देंगे तो उसके पास सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल वॉल की बजाय इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करो। सेल वॉल की बजाय इनके ऊपर किसकी लेयर होती है? प्रोटीन की लेयर होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है? इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। तो यहाँ पे सेल वॉल की बजाय इनकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है और वो प्रोटीन की लेयर जो होती है इनकी बॉडी को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। और वो जो प्रोटीन की लेयर होती है उसका नाम होता है पेलिकल। क्या नाम होता है? पेलिकल। तो प्रोटीन लेयर होती है और प्रोटीन लेयर क्या करती है? इनकी बॉडी को मेक बॉडी फ्लेक्सिबल, इनकी बॉडी को कैसे बनाती है? फ्लेक्सिबल। तो बताओ क्या इनके पास सेल वॉल है? नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? सेल वॉल के सिवाय, सेल वॉल की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव, आगे पूरा करो, बताओ। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनकी बॉडी को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। तो विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे ये पॉइंट होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है। तो मैंने डायग्राम से तुम्हें याद करवाया कि इनकी बॉडी पे सेल वॉल की बजाय
सेल वॉल की बजाय प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्लियर होगी बात। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। एक बहुत छोटा होता है, एक क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर एनसीईआरटी में देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि फ्लैजिला दिख ही नहीं रहा, पहला फ्लैजिला दिख ही नहीं रहा। और दूसरा फ्लैजिला कैसा होता है भाई, बहुत बड़ा। दूसरा फ्लैजिला कैसा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है। समझ में आ रहा है, बताओ। ये डायग्राम। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इनके पास पहले एक पेलिकल की लेयर होती है और दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला बहुत छोटा होता है, एक फ्लैजिला बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट बताओ, दे हैव, हाँ तो दे हैव टू फ्लैजिला, दे हैव टू फ्लैजिला। टू फ्लैजिला के बाद दो पार्ट्स कर दोगे, ठीक है, दो पार्ट्स कर दोगे तो वन क्या होगा, वेरी शॉर्ट, वन इज वेरी शॉर्ट। तो एक तो फ्लैजिला क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, और वन इज वेरी लॉन्ग, वन इज वेरी लॉन्ग। क्लियर है भाई, ठीक है। सेंटर में क्या देखने को मिलता है इनका, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, सेल वॉल नहीं होती इनके पास सेल वॉल की जगह क्या होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, और उस प्रोटीन की लेयर का नाम क्या होता है भाई, पेलिकल नाम होता है। ठीक है, इतने पॉइंट याद करो जल्दी से। अभी एक पॉइंट, दो पॉइंट और है इसमें। क्या कह रहे हो, पहले याद तो कर लो। क्लासिफिकेशन तो सुनाने में तुमने 1 घंटा लगा दिया सबने। हो गया, बहुत बढ़िया, सुनाओ। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह इनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है, पेलिकल नाम की, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, रेड वाला मार कर दो, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दो, इनके पास एक स्टिग्मा करके पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, स्टिग्मा करके, रेड कलर का। ठीक है, तो जब इनका डिटेल डायग्राम देखते हैं, जब देखने को मिलता है, तो इनके पास एक स्टिग्मा करके पिगमेंट होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जरा समझ में आएगा तुम्हें कि जब इनको लाइट मिलेगी, तो ये खाना बना लेंगे, और जब इनको लाइट नहीं मिलेगी तो ये खाना खा लेंगे। तो बताओ, ये ऑटोट्रॉफ हुआ या हेटेरोट्रॉफ हुआ, दोनों हुआ। कैसा हुआ, दोनों हुआ। तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है मिक्सोट्रॉफिक। कौन सा न्यूट्रिशन होता है, मिक्सोट्रॉफिक। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है, दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है दोनों तरीके के न्यूट्रिशन। तो दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इनके पास मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है यूग्लेनोइड्स के पास। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। दोनों तरीके के ये होते हैं, ऑटो भी और हेटेरो भी। ऑटो मतलब जब खाना मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो बना लेंगे, और नहीं मिलेगा तो खा लेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी। और ये लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, एक पिगमेंट से जिसका नाम क्या होता है, स्टिग्मा। तो ये मैंने बताया ना, अगर रोशनी आ रही है तो ये रोशनी की तरफ मूव करके चले जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्टिव स्विमर होते हैं। ठीक है, और रोशनी नहीं आ रही तो रोशनी सब गायब हो जाएंगे मूव करके। बताओ, समझ में आया क्या बात बताई मैंने। हाँ, क्लोरोफिल नहीं है इसके पास, पर क्लोरोफिल जैसा है। ठीक है, पर ये क्लोरोफिल नहीं है। ये क्या आएगा, लाइट को डिटेक्ट करने वाला। हम किसी चीज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कहां से कोई चीज आ रही है, आंखों से। तो ये क्या हुआ, हमारा आंखें क्या हुई, एक तरीके से एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर हुआ जो किसी चीज को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इनके पास आंखें तो है नहीं, क्योंकि ये सिंगल सेल है। क्या आएंगे, सिंगल सेल। तो सिंगल सेल के पास जो इनकी आंखें वो क्या है, स्टिग्मा। आंख तो हो ही नहीं सकती ना भाई, एक सेल के पास कहां से आंख होगी, तो इनके पास स्टिग्मा है। क्लोरोफिल इनके पास अलग से होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है भाई, क्लोरोफिल इनके पास, लिख देता हूं, इनके पास क्लोरोफिल अलग से होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल ए। क्या नाम होता है, क्लोरोफिल ए, जो किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इनके पास अलग से होता है, पर लाइट आ रही नहीं आ रही उसके लिए कौन होता है, स्टिग्मा, चेक करने के लिए कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो यूग्लिना का एग्जाम्पल होता है, सॉरी यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। ठीक है,
तो यूग्लिनोइड्स कैटेगरी है और यूग्लिना एग्जाम्पल है। अब जरा जो बच्चे रह गए वो सुनाओ। अब तो हेडिंग डालेंगे डीकंपोजर प्रोटिस्ट, कोशिश तो है। तो टॉपिक का नाम है डी कंपोजर प्रोटिस्टा। तो डीकंपोजर प्रोटिस्टा जो होता है उसका नाम क्या होता है भाई? स्लाइम माउल्ट। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे स्लाइम माउल्ट, स्लाइम माउल्ट, स्लाइम माउल्ट। हाँ, स्लाइम माउल्ट एक ही होता है इसमें। डीकंपोजर में कौन आता है? स्लाइम माउल्ट आता है, ठीक है। और स्लाइम माउल्ट जो होता है प्रोटिस्टा में डीकंपोजर प्रोटिस्टा एक ही होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है फिजेरियम। ये वो क्वेश्चन था इनके स्कूल का जो किसी ने भी सही नहीं कर रखा था, स्लाइम माउल्ट का क्या एग्जांपल होता है, ठीक है, फिजेरियम। नेक्स्ट आता है स्लाइम माउल्ट जो होता है, इसको समझने के लिए पहले इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं, उसके बाद सारे पॉइंट्स तुम बताओगे, ठीक है भाई? क्लियर है? जरा ध्यान दो। तो जो स्लाइम माउल्ट होता है वो डंठल पे पाया जाता है। तो जैसे पेड़ के नीचे छोटी छोटी लकड़ी की डंठल पड़ी रहती है, तो फिर भी बड़ी बना दी मैंने, बहुत छोटी छोटी डंठल पड़ी रहती है, या कोई पत्ता पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है? पत्ता पड़ा है। तो ये क्या हो गया? पेड़ से गिरने के बाद क्या हो गया? डेड डिके लीव्स। क्या हो गई? डेड डिके लीव्स। और ये क्या होगी? ट्विक्स। क्या बोल रहे हो भाई निखिल? भाई अभी तो हेडिंग लिखी, डीकंपोजर है ना, डेड डिके को डीकंपोजर खाएगा, पैरासिटिक खाएगा, है ना। तो ये डेड जो है क्या है यहाँ पे? लीफ। और डेड क्या है यहाँ पे? ट्विक्स। डंठल को क्या कहते हैं? ट्विक्स। छोटी छोटी लकड़ी की डंठल को ट्विक्स कहते हैं। तो ये डेड डिके लीफ और डेड डिके ट्विक्स किसको खाता है? डेड डिके लीफ और डेड डिके ट्विक्स को खाता है। कैसे खाता है उस चीज को जरा समझते हैं। तो एक डंठल पे मान लो यहाँ पे आया स्लाइम माउल्ट, इस जगह पे आया स्लाइम माउल्ट, धीरे धीरे पूरी डंठल को खाएगा। तो कैसे खाएगा? सबसे पहले ये अपने ऊपर डेवलप करेगा एक स्ट्रक्चर। तो ये इसने अपने आप को डेवलप करा और ये स्ट्रक्चर डेवलप करा इसने। तो ये जो स्ट्रक्चर इसने डेवलप करा, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्रूटिंग बॉडी। क्या नाम होता है? फ्रूटिंग बॉडी। तो इसने एक स्ट्रक्चर डेवलप करा जिसका नाम होता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब इनकी रियल बॉडी। अब जो फ्रूटिंग बॉडी है ये बनाएगी स्पोर्स। क्या बनाएगी? स्पोर्स बनाएगी। तो फ्रूटिंग बॉडी जो होगी ये फॉर्म करेगी स्पोर्स। तो फ्रूटिंग बॉडी जो होगी ये फॉर्म करेगी स्पोर्स। अब मान लो यहाँ पे स्पोर्स बन गए, ये स्पोर्स बन गए, ठीक है। अब जो स्पोर्स होते हैं ना, ये इन्वायरमेंट में कई साल तक पड़े रह सकते हैं। इन्वायरमेंट में क्या रह सकते हैं? कई साल तक पड़े रह सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ट्रू वॉल होती है और ये हाईएस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के स्ट्रेस से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, इट कैन, इसमें क्या लिखेंगे? हैव ट्रू वॉल। स्पोर्स कैसे होते हैं? इनके पास क्या होती है? ट्रू वॉल होती है। और ये क्या होते हैं? स्पोर्स ये रेजिस्टेंस होते हैं। कैसे होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। किसके लिए रेजिस्टेंस होते हैं? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे हैव ट्रू वॉल और ये रेजिस्टेंस होते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? स्पोर्स के बारे में। क्लियर है भाई बात? ठीक है। और ये कितने सालों तक एक्टिव रह सकते हैं? ईयर्स तक, ठीक है। रिमेन एक्टिव अप टू, बताओ भाई, रिमेन एक्टिव अप टू ईयर्स, कई ईयर्स तक एक्टिव रह सकते हैं। उसका रीजन क्या है? इनके पास ट्रू वॉल होती है। अब जो ये स्पोर्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? मेल और फीमेल गैमेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मेल और फीमेल गैमेट में। तो ये जो स्पोर्स होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? मेल और फीमेल गैमेट में। तो ये यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी थी। फ्रूटिंग बॉडी ने क्या प्रोड्यूस करा? स्पोर्स। स्पोर्स ने क्या प्रोड्यूस करे? गैमेट्स। गैमेट्स क्या हो गए भाई? मेल और फीमेल। अब जो ये गैमेट्स थे ये फ्यूज करके क्या बनाएंगे? बताओ जी, गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो इन्होंने क्या फॉर्म करा यहाँ पे? जाइगोट फॉर्म करा। अब जाइगोट जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करके बनाएगा बहुत सारी सेल। क्या बनाएगा? डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाएगा। तो जाइगोट जो है डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनाएगा और इन सेल के ऊपर कोई वॉल नहीं होगी, मतलब इनके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होगी, कवरिंग नहीं होगी। तो ये जाइगोट डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनाएगा और बहुत सारी सेल के एग्रीगेशन को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है? और प्लाज्मोडियम वॉललेस होता है। कैसा होता है? वॉललेस होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फ्रूटिंग बॉडी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी में। तो मतलब ये जो यहाँ पे था इसके स्पोर्स आके गिरे इधर, स्पोर्स आके कहां गिरे? इधर। यहाँ पे इसने क्या फॉर्म कर दिया? नई फ्रूटिंग बॉडी। क्या फॉर्म कर दी? तो यहाँ की डंठल तो खा चुका था, अब यहाँ की डंठल खा ली।
अब ये जो यहाँ पे नई फ्रूटिंग बॉडी बनी है, यहाँ पे जो नई फ्रूटिंग बॉडी बनी है वो क्या बनाएगी? स्पोर क्या बनाएंगे? जाइगोट क्या बनाएंगे? फिर क्या बनेगी? फिर फ्रूटिंग बॉडी एक नई जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो इधर की डंठल खाली, इधर की डंठल खाली, अब इधर वाली बारी। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाएंगे? स्पोर्स क्या बनाएंगे? जाइगोट क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम क्या बनाएगा? फिर दोबारा फ्रूटिंग बॉडी बन गई, आधी डंठल गायब हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये क्या बनाएगा? स्पोर्स। स्पोर्स क्या बनाएंगे? गैमेट्स। गैमेट्स क्या बनाएंगे? जाइगोट क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम क्या बनाएगा? डंठल गायब। ठीक है, तो ऐसे कर करके डंठल को पूरा क्या कर देंगे? डाइजेस्ट। तो पूरी डंठल को डाइजेस्ट कर दिया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? डीकंपोजर। क्या कहा जाता है? डीकंपोजर। तो सबसे पहले सारे बच्चे क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे इसकी लाइफ साइकिल। क्या बनाएंगे? लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में कैसे बनाओगे? सबसे पहले बनाओगे ए, फ्रूटिंग बॉडी। सबसे पहले बनाओगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी ने क्या फॉर्म करा? फ्रूटिंग बॉडी ने फॉर्म करा स्पोर्स। क्या फॉर्म करा? स्पोर्स। स्पोर्स ने क्या फॉर्म करे? गैमेट्स। गैमेट्स ने क्या फॉर्म करा? जाइगोट। जाइगोट ने क्या फॉर्म करा? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम दोबारा क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी या मेन बॉडी। ठीक है, प्लाज्मोडियम कैसा होता है? वॉललेस। ठीक है, और ये क्या होता है? बहुत सारी सेल का एक गुच्छा। बहुत सारी सेल का क्या होता है? एक गुच्छा होता है। बताओ समझ में आया? तो ये स्लाइम मोल्ड के बारे में था, तो एक बार जल्दी से याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट पे। हैं लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। कैसे बताओगे कि सर सबसे पहली थी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। स्पोर्स क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाता है प्लाज्मोडियम। बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वॉललेस होता है। ठीक है, और कोशिश करो सबके कैरेक्टर भी बताओ कि स्पोर जो होते हैं हाई रेजिस्टेंस होते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के, ट्रू वॉल होती है और अप टू मैनी ईयर्स इन द सुनाना तो नहीं है पर याद कर लो, क्योंकि अभी सारी स्टेटमेंट तुमसे पूछ पूछ के लिखूंगा। चलो जी, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर समझ में तो आई गई होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट होता है दे आर सेप्रोफाइटिक। दे आर सेप्रोफाइटिक। दे आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड खाएगा। ठीक है, तो दे आर सेप्रोफाइटिक। तो दे आर सेप्रोफाइटिक, दे फीड ऑन, आगे बताओ क्या आएगा? दे फीड ऑन डेड एंड डिके। क्या? डेड ना, डेड एंड डिके ना, डेड एंड डिके ट्विक्स, ट्विक्स एंड लीव्स। भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेड डिके ट्विक्स एंड लीफ। किसको खाते हैं? डेड डिके ट्विक्स एंड लीफ को। ठीक है, दोबारा बताता हूं ये कैसे होते हैं सेप्रोफिटिक, और दे फीड ऑन डेड डिके ट्विक्स एंड लीफ। क्लियर होगी बात भाई? यहां तक डन है। अगला पॉइंट बताएंगे। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन they form an aggregation of cell, they form an aggregation of cell, aggregation of cell, aggregation का मतलब होता है बहुत सारी। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा इसके बाद? they form aggregation of cell called, aggregation of cell called, बताओ जी, गैस करो भाई, पढ़ तो लिया तुमने। सुटेबल कंडीशन में ये बहुत सारी सेल का एक गुच्छा बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ना, प्लाज्मोडियम। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन ऑफ सेल कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो सुटेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम कैसा होता है? वॉललेस। कैसा होता है? वॉललेस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग ही गैस करोगे। प्लाज्मोडियम गेट कन्वर्टेड इनटू, बताओ भाई क्या आएगा? प्लाज्मोडियम गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम किस में बदल जाता है? फ्रूटिंग बॉडी में। तो प्लाज्मोडियम गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूटिंग बॉडी। तो प्लाज्मोडियम बदल जाता है किसके अंदर? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस, बताओ जी क्या आएगा? फ्रूटिंग, हाँ, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट स्पोर्स के बारे में। स्पोर्स आर ना, स्पोर्स आर, हाँ, वेरी रेजिस्टेंस, वेरी रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू, आगे बताओ भाई, ड्यू टू
this they can remain अरे ड्यू टू का मतलब होता है कारण, ड्यू टू ट्रू वॉल, ड्यू टू ट्रू वॉल, किस वजह से, ट्रू वॉल की वजह से। देयरफॉर इट कैन रिमेन एक्टिव, देयरफॉर इट कैन रिमेन एक्टिव अप टू ईयर्स, अप टू ईयर्स। नेक्स्ट, स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर करंट, स्पोर को फैलाता कौन है, तो स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर करंट, स्पोर को फैलाता कौन है, एयर करंट। देखो जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट छोड़ के, ठीक है, स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर करंट, ये सारे पॉइंट डायग्राम से याद हो रहे हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक होते हैं, ट्विग्स और लीव्स को खाते हैं, डायग्राम से याद हो रहा है, ठीक है भाई। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है, डायग्राम से याद हो रहा है। प्लाज्मोडियम बदल जाता है फ्रूटिंग बॉडी में, डायग्राम से याद हो रहा है। फ्रूटिंग बॉडी बनाती है स्पोर्स, वो भी स्पोर्स कैसा होता है, वो भी कहां से याद हो रहा है, पॉइंट डायग्राम से याद हो रहा है। तो अगर तुम अब भी नहीं याद कर पा रहे तो फिर नहीं याद